हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 50 और 51 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिनको काइजल पे बैठ के बाकी सारी आंट्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो दो जापानीज हंटर बचे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और यहाँ पे जापान का 11वां हंटर सुगीमोटो उन सब से इंक्वायरी कर रहा होता है, जिसपे कि वो हंटर कहता है तुमने अभी उस मॉन्स्टर को देखा नहीं है, वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमारे ryuji गोटो जो कि इतने ज़्यादा ताकतवर थे उसने उन्हें बस एक ही झटके में मार दिया। उसका सामना कोई नहीं कर सकता। ये रेड बस पूरी तरीके से फेलियर है, हम सभी लोग बस मरने वाले हैं, वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। जिसपे कि वहाँ पर जापान का 11वां हंटर सुगीमोटो कहता है तुम घबराओ मत, वो पहले से ही मर चुका है। जिसपे कि हंटर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर था, आखिर उसको मारा किसने। जिसपे कि सुगीमोटो कहता है अभी अभी हमें कोरियन हंटर एसोसिएशन की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोरिया के सारे हंटरों ने क्वीन और साथ में उस खतरनाक मॉन्स्टर को भी मार दिया है। साथ ही में यहाँ पे सुगीमोटो को रियोजी के साथ करी हुई कन्वर्सेशन याद आ रही होती है, जिसपे कि रियोजी ने उसे बताया होता है कि कोरिया में भी एक ऐसा हंटर है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसपे यहाँ पे सुगीमोटो ने उससे कहा था कि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थोड़ी होगा। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आकर कहता है वहाँ की सारी चींटियाँ हमारी तरफ ही उड़कर आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पर सांग जिनवू रास्ता क्लियर करने के बाद वापस से तेंजिन के अंदर चले गया था। और यहाँ पर सुगीमोटो कहता है हमें उसे यहीं पर मारना होगा, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। वहीं पर हमें दोबारा टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिनवू उन सभी अंडों को जला रहा होता है और उसने उस अंडों को जलाने की वजह से भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं। और ये देख कर जिन्हों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है हालांकि ये चींटियां अभी तक बाहर नहीं निकली हैं अंडों से, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है। साथ ही में अपनी इन्वेंट्री में से कुछ वेपन्स को देखने लग जाता है और वो सोचता है मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कितने वेपन यूज़ करे हैं कितने नहीं। तभी वो वहाँ से एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है और ये स्वॉर्ड डीमन मोनार्च बैरन की होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है। यहाँ पर जिन वो उस तलवार को अपने हाथों में घुमाते हुए एक स्लैश लगाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी टेंजन के अंदर फैल जाती है और सारे अंडे बस एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसपे कि जिन वो शॉक हो जाता है और कहता है मैंने इस स्वॉर्ड को बीरू के टाइम पे इस्तेमाल क्यों नहीं करा था, मुझे तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए था। वहीं दूसरे सीन में हमें यूनाइटेड स्टेट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन वहाँ बैठ के जिनवो और बीरू की फाइट देख रहे होते हैं। यहाँ पर उस एसोसिएशन के डायरेक्टर का नाम डेविड होता है, साथ ही में उनके असिस्टेंट मैनेजर का नाम माइकल होता है। जिसपे कि माइकल डेविड से पूछता है आप क्या सोच रहे हैं डायरेक्टर। जिसपे कि वहाँ पर डेविड बोलते हैं मेरे को तो पता भी नहीं चला कब 4 घंटे बीत गए, ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साथ ही में वो माइकल से कहते हैं तुम यहाँ पर बस मेरे को वीडियो दिखाने तो आए नहीं होगे, जल्दी से बताओ आखिर काम क्या है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जिसपे कि माइकल बोलता है ऐसा हंटर जो कि एक एस रैंक के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, साथ ही में हज़ारों की तादाद में सम्मन्स को कंट्रोल कर सकता है, उसे एक छोटे से कंट्री में नहीं होना चाहिए कोरिया में, उसे तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर होना चाहिए, हमारे साथ काम करना चाहिए। जिस पे कि डायरेक्टर उससे कहते हैं क्या तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है। जिस पे कि वो फाइल देते हुए बोलता है आपको तो पता ही होगा हमारे कंट्री में कुछ दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें कि डांसुक एस रैंक हंटर बहुत बुरी तरीके से पिट गया था और वो दूसरा हंटर सांग इलवान था जिसने उसे मारा था, जिसको एक ए रैंक के हंटर जेम्स ने ए रैंक के टेंजिन में से पकड़ा था। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि वो एक इंसान ही था और वो कोरिया का एक हंटर है। साथ ही में वो डेविड को बताता है जब हमने इसकी ब्रीफली इन्वेस्टिगेशन करी तब हमें पता चला सांग जिनवू सांग इलवान का ही बेटा है और ये टॉप सीक्रेट है, आज तक इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। साथ ही में जिनवू के बारे में भी दूसरे कंट्रियों को नहीं पता है, तो इससे पहले कि कोई और उसे हायर करने के लिए सोचे हम उसे जल्दी से हायर कर लेते हैं। जिसपे कि डायरेक्टर कहते हैं ये डांगसुंग से रिलेटेड बहुत ही अलग केस है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। हमने कोरिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और अगर हमने दोबारा से उनके एक एस रैंक के हंटर को हायर करने के लिए सोचा यूनाइटेड स्टेट के अंदर तो हमें उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हम उसके साथ फाइट करना नहीं चाहते, हमारे तो अच्छे रिलेशन बने हुए हैं तो उन्हें ऐसे ही रहने दो। जिस पे कि माइकल बोलता है हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं एक ऐसे हंटर के लिए, हमें ट्राई करना चाहिए, थोड़ा रिस्क तो उठाना ही चाहिए। वहीं पर हमें दूसरा सीन दोबारा से टनल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्हों ने सारे उन अंडों को मार दिया होता है और उसका लेवल अप हो गया होता है और साथ ही में उसका लेवल 100 तक पहुँच चुका होता है। तभी वहाँ पे जिन्वू बीरू के पास आता है और उसके शैडो के सामने खड़ा होकर कहता है इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो उसे कहता है जागो और ऐसा बोलते ही जिन्वू एक अंधेरे की दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 100वें लेवल में पहुंच चुका है और वो शैडो मोनार्च का वैसल बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बात हमें आगे दिखाई जाएगी। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर आ गया, कहीं मेरा शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल तो नहीं हो गया। तभी यहाँ पर जिन्वू दोबारा से रियल लाइफ में आ जाता है
अभी यहाँ पे जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है। उसे बोला जाता है तुमने शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि मैंने इसे कंप्लीट नहीं कर पाया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन अच्छी बात है तुम्हारी शैडो बाहर निकल गया है। वहीं पे बीरू के ऊपर उसकी रैंक जनरल लिखी होती है, वहाँ पर उसका नाम कुछ भी नहीं होता और लेवल 1 होता है, जिसपे कि जिन्वू सोचता है आज से पहले मैंने कभी भी एक जनरल रैंक के शैडो को नहीं निकाला है। मुझे तो लगा था कि तुम एक एलाइट नाइट के रैंक के शैडो हो गए ग्रीस की तरीके से, लेकिन तुम तो यहाँ कमांडर निकले। हालांकि तुम जब जिंदा थे तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि तुम कमांडर हो। तभी वहाँ पर पीछे की तरफ घूम के कहता है चलो यहाँ पर दूसरे शैडोज को भी बाहर निकाले, जिसपे कि वहाँ पर वो एंट बोलता है मेरे मालिक मुझे एक नाम दे, जिसपे कि जिन्हों शौक हो जाता है और कहता है क्या तुमने मेरे से बात करी। जिस पे कि बीरू बोलता है हाँ क्योंकि मैं पहले भी बोल सकता था जब मैं जिंदा था, तो इसलिए मैं अभी भी बोल सकता हूँ। जिस पे कि जिन्बू और ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम पहले बोल सकते थे इसलिए तुम अभी भी बोल सकते हो। मेरे आयरन और टस्क वो भी तो पहले बोल सकते थे, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे से कभी बात नहीं करी है, वो तो तुम्हारी तरह बात नहीं कर पाते हैं। साथ ही में जिन्बू सोच रहा होता है कहीं इसका लेवल ज़्यादा है उनके कंपेरिजन में। साथ ही में सोचता है हो सकता है जब मेरे बाकी के शैडो उसका लेवल भी अप हो जाएगा तो शायद वो भी मेरे साथ इसी तरीके से बात कर पाएंगे। साथ ही में वो बीरू से कहता है मैंने तुमको मारा था तो क्या तुम सच में मेरे को फॉलो करोगे, मेरी सारी आदेशों का पालन करोगे। जिस पे कि बीरू कहता है मेरे मालिक आपने मेरे को भले ही मारा था लेकिन मैं आपके पावर की वजह से दोबारा जिंदा हो गया हूँ, मैं यहाँ पे रिबॉर्न हुआ हूँ। तभी वो वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आज के बाद मैं आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करूँगा। साथ ही में उसे दोबारा नाम देने के लिए भी बोलता है, जिस पे कि जिन्हों सोचता है आखिर ये बाकी के एंटो की तरह ही दिखता है तो मुझे इसे ऐसा नाम देना होगा जिससे कि वो उनसे डिफरेंट लगे। और यहाँ पर वो उसे बोलता है मैं तुम्हारा नाम बीरू रखता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें बीरू बोलूँगा। जिस पे कि वहाँ पे बीरू सर झुकाते हुए उनको नाम देने के लिए शुक्रिया बोलता है। और यहाँ पे बीरू के सामने एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे बीरू लेवल 1 लिखा हुआ होता है। अभी यहाँ पे जिन्वू क्वीन के सामने आके कहता है चलो इसकी बॉडी में से भी शैडो को बाहर निकालते हैं, और वो कहता है जागो, जिससे की वजह से क्वीन की शैडो बाहर आने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हालांकि उसका रैंक भी जनरल होता है, लेकिन जैसे उसकी शैडो बाहर निकलती है सारी एंड जिनको जिन्वू ने बाहर निकाला होता है शैडो के रूप में उसके ऊपर से उसका कंट्रोल जाने लगता है। जिसपे कि वो बीरू से बोलता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने जो शैडोज बाहर निकाले वो सारे मेरी बात मानते हैं तो आखिर मैं कंट्रोल खो क्यों रहा हूँ। जिस पे कि बीरू बोलता है आखिर वो एक है तो आंट क्वीनी, और आपने जैसे उसकी शैडो को बाहर निकाला है छोटे मोटे सारे आंट्स अब उसी के अंडर में चले जाएंगे। जिस पे कि जिन्वू कहता है इसका मतलब मैं कंट्रोल खो दूंगा। जिस पे बीरू कहता है हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है, आप कंट्रोल खो देंगे। जिस पे जिन्वू एक और बात पूछता है मेरे को एक और बात बताओ, यहाँ पर उसका रैंक भी तो जनरल ही है तो पावर के मामले में वो तुमसे कमजोर क्यों है। जिस पे कि बीरू बोलता है आयरन क्वीन का काम होता है बस अंडे देना, और क्योंकि अब वो शैडो बन चुकी है तब वो काम भी नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका मैजिक लेवल बहुत ही ज़्यादा गिर गया है। और क्योंकि वो रियल लाइफ में फाइट भी बहुत कम करती थी, हम रॉयल गार्ड्स ही उसके लिए फाइट किया करते थे, तो इसलिए फाइटिंग के मामले में भी उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम है। जिसपे कि जिन्वू वहाँ पर उसकी एक्सट्रैक्शन को कैंसिल करके शैडो को नथिंगनेस में भेज देता है और बोलता है मुझे अपनी टीम में दो दो मालिक नहीं चाहिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ अपने शैडोज को कंट्रोल करने वाले। साथ ही में ये लड़ाई भी नहीं कर सकती है तो ये बिल्कुल बेकार है। वहीं पर जिन्वू अपने बाकी के नाइट शैडो सोल्जर्स को देखता है जो कि माना क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। जिस पर जिन्वू कहता है तुम सब लोग इसको नीचे छोड़ दो, ये जेजू आइलैंड के दोबारा से मतलब रिपेयर के लिए काम आएंगे, इससे डेवलपमेंट अच्छी हो पाएगी। जिसपे कि सारे शैडो सोल्जर्स उस माना क्रिस्टल को नीचे फेंक देते हैं। मगर यहाँ पे जिन्वू रिवॉर्ड के रूप में एक स्टोन को उठा लेता है जो कि उसे बीरू को मारने के बाद मिली थी, और वो साथ ही में सोच रहा होता है यहाँ से बहुत सारी चींटियाँ भाग गई हैं तो मुझे जल्दी से उन सभी को ढूंढ कर मारना होगा। जिसपे कि बीरू कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ बिना अपने मालिक के क्वीन के वो सभी लोग बौखला गए हैं और बिना दिमाग के बस इधर उधर भाग रहे हैं। जिसपे कि जिन्वू पूछता है क्या तुम्हें पता है टोटल कितनी चींटियाँ हैं। जिसपे कि बीरू जिन्वू को बताता है जब आप लोग यहाँ पर आए थे तब कुल 8700 चींटियाँ थी, मगर अब सिर्फ 400 चींटियाँ बची हैं। जिसपे कि जिन्वू बोलता है हमें तो लगा था कि हमने बहुत सारी चींटियों को मार दिया है लेकिन अभी भी बहुत सारी चींटियाँ बची हुई है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जिसपे कि जिन्वू साथ ही में बीरू से बोलता है बीरू तुम्हें क्या लगता है तुम उन सभी चींटियों को मार सकते हो। जिसपे कि बीरू अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है मेरे मालिक अगर आप मेरे को ऑर्डर देंगे तो मैं ऐसा जरूर करूँगा। और वहीं पे सीन हमें दोबारा बैटलशिप का दिखाया जाता है जहां पर कि वो सभी लोग अपने तरह तरह के वेपनों से उन सभी चीटे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। साथ ही में वहां पे जितने भी मैजिशियन हंटर होते हैं वो भी इन चीटों के ऊपर अटैक करके उनको रास्ते में ही मार रहे होते हैं ताकि वो सारी चीटियां मेनलैंड तक ना पहुंच सके। और वहीं पर दूसरी बैटलशिप पे हंटर गिल्ड के मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर वही टीम होती है जिस टीम को जिन्वू ने टस्क के टेंजन से बचाया हुआ होता है। और उनके साथ में यहाँ पे किमियन लिमियन कौन है यार, वो कबाड़ी सा हंटर जो होता है वो भी साथ में और होता है। और उन चीटियों को देखकर वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। जिसपे कि बाकी के हंटर सोच रहे होते हैं हालांकि ये एक ए रैंक का हंटर है लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा फट्टू है।
वहीं दूसरे सीन में हमें मेनलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिस्टर सॉन्ग, जूही और बाकी के बी रैंक हंटर होते हैं और वहाँ पर बाकी की सारी चींटियाँ उड़कर जा रही होती है, जिस पर कि जूही मिस्टर सॉन्ग से बोलती है, आपको क्या लगता है हम इन सारी चींटियों से मार पाएंगे, इनसे जीत पाएंगे? जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहता है, मुझे नहीं पता हम मार पाएंगे या नहीं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें फाइट तो करनी ही होगी। साथ ही में मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ, ये लोग बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। वहीं पे उन चींटियों को बीच रास्ते में ही कोई मार देता है, जिस पे कि जूही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया? वो तो पता नहीं कौन ही था, बहुत ज़्यादा तेज था, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया कि आखिर उसको चींटियों को मारा किसने। और यहाँ पे बीरू उन सभी चींटियों को मार रहा होता है। साथ ही में हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, जब वो चींटियां जेजू आइलैंड से भागी थी तो बाकी के सारे गिल्ड वालों को पूरे 2 दिन लग गए थे उन चींटियों को मारने में। और यहाँ पर वो चींटियां बस जापान और कोरिया पे ही नहीं बल्कि चाइना की तरफ भी भागी थी। मगर यहाँ पर चाइना वालों ने भी अपनी बैटलशिप और अपने हंटरों को वहाँ पर भेज रखा था। तभी वहाँ पर हमें एक बैटलशिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन अब बाकी के साथियों से बोलता है, 2 दिन से तो हमें चैन से बैठने का भी टाइम नहीं मिला है। साथ ही में यहाँ पर वाइस कैप्टन जो होता है, कैप्टन से बोलता है, हमें ऑर्डर दें, हमें ऐसे मिसाइल छोड़नी होगी, वो चीटें बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं। जिसपे कि कैप्टन कहता है, नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे हंटर ने बोला है कि उसे थोड़ा सा शो ऑफ करना है तो रहने दो। और वहाँ पर हमें पहली बार चाइना का एक हंटर दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर चींटियों काटता देखते अपने पावर को रिलीज करते हुए अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और उन चींटियों को हवा में ही काटना चालू कर देता है। उस शिप के अंदर बैठे बैठे ही वो वहाँ पर ऐसे स्लाइस मारता है, जिससे कि वो सारी चींटियाँ कट के वहाँ पर नीचे पानी में गिर जाती है और वहाँ पर हमें उसकी ट्रू पावर दिखाई जाती है। साथ ही में वो बोलता है, ये सारी चीटें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे तो उस मॉन्स्टर से फाइट करनी थी जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, तब जाके कुछ मज़ा आता। वो वहाँ पे बीरू की बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें दोबारा से यूनाइटेड स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि थॉमस आंद्रे बैठ के जेजू आइलैंड की वीडियो को देख रहा होता है और यहाँ पे लौड़ा आ जाती है। और आप सबको याद हो तो ये लड़की वही है जिसने डांसो को दिमाग दिया होता है साउथ कोरिया जाने के लिए। और ये अंदर आते ही आंद्रे से बोलती है, तो जेजू आइलैंड की रेड आखिर कैसी रही? जिस पे कि थॉमस भी बोलता है, ये जिन्बू तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अब मेरे को पूरा विश्वास हो गया है कि डांसुक के भाई को इसी ने मारा होगा, तो अब मेरे को मेरे बंदे की बदला तो लेना ही होगा। तो ये कहानी कैसी रहेगी? जिस पे कि लॉरा कहती है, हाँ ऐसा बिल्कुल ठीक रहेगा। जिस पे कि थॉमस फिर कहता है, क्योंकि अब वो एक हीरो बन चुका है जेजू आइलैंड रेड के बाद, तो अब उससे मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सभी कंट्री वालों को पता चल चुका है उसके बारे में, तो मेरे को सोच समझ के जो भी करना होगा करूंगा मैं। और यहाँ पे लौरा कहती है, तो तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, तुम क्या करना चाह रहे हो? जिस पर थॉमस आंद्रे कहता है, टानसुक मेरी गिल्ड का मेंबर है और शायद तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे थॉमस आंद्रे हूँ। और वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीज़ को हाथ लगाए, भले ही हो यहाँ पे अमेरिका की सरकार ही क्यों ना हो। और यहाँ पे हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन में जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सारे मिलिट्री के फोर्सेस पहुँच गए होते हैं माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने के लिए, और उनके साथ कुछ ए रैंक और बी रैंक के हंटर भी होते हैं, ताकि अगर कोई एक आध चीटी वहाँ पर बची हुई हो तो वो लोग उनसे निपट सकें। तभी वहाँ पे कैप्टन कहता है दूसरे बंदे से, चलो तब तक कोई चींटी नहीं दिखती है तो मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, एक ऐसे बंदे की जो कि ओलंपिक में जाना चाहता था। उसने बहुत ही ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करी, अपना वेट लॉस करा ताकि वो वेट लॉस करके कम वेट वाली कैटेगरी में जा सके, और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट भी हो गया था और उसे अच्छी खासी नींद भी आती थी। तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके अंदर अचानक से मैजिकल पावर जाग गई, जिसके वजह से कि वो ओलंपिक में जा नहीं पाया। और यहाँ पर वो रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं आखिर उसका सपना ही क्या था, एक ओलंपिक मेडल जीतना, एक स्टेज पे खड़ा होना। जिस पे कि दूसरा हंटर कहता है, क्या ये तुम्हारा सपना है क्या, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? जिस पे कि वो हंटर कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब मैंने अपना पुराना वाला सपना छोड़ दिया है और अब मेरा नया सपना है अपना कुछ ऐसा गिल्ड बनाना, अपना एक बेहतरीन गिल्ड बनाना जिसके सामने कोई भी ना टिक पाए, कोई भी गिल्ड ना टिक पाए। तभी वो वहाँ से कुछ माना क्रिस्टल्स को उठा लेते हैं और कहते हैं अगर इसे हम अपने गिल्ड में ले गए तो हमारी गिल्ड दुनिया की सबसे अच्छी गिल्ड बन जाएगी। तभी वहाँ पर उन्हें चींटी छिपी हुई मिलती है। तभी वहाँ पर वो हंटर आगे बढ़ता है और चींटी को बीच में से काट देता है, जिसको देख कर के मिलिट्री फोर्स थोड़े से घबरा जाते हैं। जिस पे सारे हंटर कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम लोग यहाँ पर इसलिए तो आए हैं ताकि यहाँ पर कोई एक दो चींटी बची हो तो हम उससे वहाँ पर निपट सके। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है बहुत ही अलग पोशाक पहने हुए, और यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि बीस्ट मोनार्च है। यहाँ पे हमें पहली बार एक दूसरे मोनार्च को भी दिखाया जाता है। साथ ही में सारे हंटर बोलते हैं आखिर तुम कौन हो, और साथ ही में मिलिट्री के जितने भी होते हैं सारे उन पर बंदूकें तान देते हैं। जिस पे कोई हंटर कहता है तुम इसको बंदूकें मत तानो, आखिर ये भी तो एक इंसान है। जिस पे कोई मिलिट्री फोर्स का बंदा कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, ये एरिया हमारे सरकार के अंदर आती है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पे शूट कर देंगे।
यहाँ पे वो बंदा मोनार्च की भाषा बोल रहा होता है, जिसपे कि उन हंटरों को भी कुछ समझ में नहीं आता है और उनको पता लगता है कि ये भी शायद कोई एक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पर दूसरा मोनार्च आ जाता है, फ्रोजन मोनार्च, और वहाँ पर वो चुटकी बजाता है और वहाँ पर वो सारे हंटर बेहोश हो जाते हैं। जिसपे कि पहला वाला मोनार्च दूसरे मोनार्च से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? जिसपे क्या कहता है, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, ये सभी लोग बस बेहोश हुए हैं और जागते ही सब कुछ भूल जाएंगे। और यहाँ पे बीस्ट मोनार्च फ्रोजन मोनार्च से कहता है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? ये पावर उसी की है। जिस पे कि फ्रोजन मोनार्च कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर वो इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? जिस पे कि बीस्ट मोनार्च कहता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम उसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेते हो? साथ ही में वो दोनों कहते हैं, यहाँ पे तो मरी हुई चींटियों की बहुत गंदी स्मेल आ रही है और अगर उस लड़की ने हाथ देख लिया तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं सह नहीं पाएगी। यहाँ पे हमें बताया नहीं जाता हो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे फ्रोजन मोनार्च एक चुटकी बजा के एक पोर्टल खोल लेता है और कहता है, अब मेरे को जाना होगा। हालांकि वो बताता है, हमने जैसा प्लान करा है हम उसके अकॉर्डिंग ही हंट करेंगे। साथ ही में बीस्ट मोनार्च कहता है, अब हमें पता चल चुका है कि वो कोरिया में है तो हम उससे भी निपट लेंगे। जैसे कि फ्रोजन मोनार्च कहता है, हम उससे बाद में निपटेंगे, तब तक के लिए ये इलाका उसके हवाले छोड़ दो। जिसपे कि बीस्ट मोनार्च कहता है, तो तुम इस फाइट में शामिल नहीं होना चाहते हो? जिसपे कि फ्रोजन मोनार्च पोर्टल के अंदर जाते जाते कहता है, तुम ऐसा सोच सकते हो। और यहाँ पे बीस्ट मोनार्च अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा डरपोक है। साथ ही में वो यहाँ पर अपना एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर चले जाता है। और वहीं पे हमें दूसरे सीन में कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जिन्वू फूल लेके मियांगो के फ्यूनरल पे आया हुआ होता है। और यहाँ पे साथ में ही हमें पता चलता है वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए होते हैं और उनकी रिपोर्टर्स मीडिया की दुनिया में अलग ही फाइट चल रही होती है। कुछ लोग जिन्वू के साथ में होते हैं और कुछ लोग जिन्वू के अगेंस्ट में होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगर जिन्वू इस फाइट को पहले ही ज्वाइन कर लेता तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। और साथ ही में कुछ लोग कहते हैं हमें तो जिन्वू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लास्ट में जाके उसने हमें बाकी के सारे एस रैंक के हंटर को भी बचा लिया और बाकी के लोगों को भी बचा लिया। साथ ही में वहाँ पे जिन्वू जैसे ही फोटो के नीचे अपना फूल रख के वापस जा रहा होता है, वहीं पे युनवू खड़े होते हैं रास्ते में और वो सांग जिन्वू की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे लेकिन तुम यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही में वो जिन्वू से कहते हैं, तुम्हें सर नीचे करके चलने की जरूरत नहीं है, अपना सर ऊपर करके चलो, आखिर तुम्हारे वजह से ही तो हम सब यहाँ पर जिंदा है। साथ ही में वो यहाँ पर रोने लग जाते हैं। और वहीं पे जिन्वू वापस जाते वक्त चायन की तरफ देखता है, जिसपे कि चायन अपने मुंडी को घुमा लेती है और वहाँ जिन्वू को कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पर हमें जेजू आइलैंड के बारे में एक बात बताई जाती है कि वहाँ पर कुल 4801 हंटरों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें कि 64 हंटर्स और 32 कॉमन लोग मारे गए थे। वहीं हमें दूसरे सीन में जिन्वू और चेयरमैन को दिखाया जाता है। वहाँ पर चेयरमैन जिन्वू से बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है तुम अपना खुद का एक गिल्ड बनाना चाहते हो, तुम ऐसा बना सकते हो अपना गिल्ड, क्योंकि तुम एक एस रैंक के हंटर हो तो तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस अपने गिल्ड के लिए ऑफिस ढूंढ लेना और हमारे पास अपना नाम सबमिट करा देना गिल्ड का, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। साथ ही में वहाँ पर गनहेनु जिन्वू से एक और बात पूछते हैं, क्या तुमने जेजू आइलैंड पे कोई मतलब बैरियर सा लगा रखा था क्या? और यहाँ पे जिन्वू को कोई बात समझ में नहीं आ रही होती है और वो चेयरमैन की तरफ अजीब तरीके से देखने लग जाता है, जिसपे कि चेयरमैन वहाँ पर हुए हादसे के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कुछ मिलिट्री फोर्स और कुछ ए रैंक और बी रैंक के हंटर गए थे वहाँ से सारे माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए, और वो लोग वहाँ पर बेहोश हो गए पता नहीं कैसे, और जब उठे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे लगा शायद तुम बताना भूल गए और तुमने कोई बैरियर लगा रखा होगा ताकि कोई चींटी बच्ची कुची हो तो वो वहीं पर मर जाए। जिस पे कि जिन्वू कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने ऐसा कोई सा पे वहाँ पे बैरियर नहीं लगाया था। जिस पे कि चेयरमैन कहते हैं, हाँ मुझे लगा ही था कि तुम इतने बड़े भुलक्कड़ तो हो नहीं, तुम ऐसी बात को बताना तो नहीं भूल सकते हो। साथ ही में वो सर पे हाथ रख के कहते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि वो सभी लोग सब कुछ भूल गए हैं, कहीं उन पे किसी मॉन्स्टर ने तो अटैक नहीं करा था। जिस पे कि जिन्वू भी सोच रहा होता है कहीं आंट्स नहीं तो कोई ट्रैप नहीं लगा रखा था। तभी यहाँ पर हंटर स्टेशन का एक बंदा आगे चेयरमैन से कोई बात करता है और चेयरमैन उठ के कहते हैं, हमारा गेस्ट आ गया, मुझे जाना होगा, तुम्हारा टाइम देने के लिए शुक्रिया। जिसपे जिन्वू भी वहाँ से उठ के अपने कार की तरफ पार्किंग लॉट में चले जाता है और वहाँ पर हंटर एसोसिएशन यूनाइटेड स्टेट से एक एडम वाइट नाम का बंदा आया हुआ था जिन्वू से मिलने के लिए, और वो जिन्वू से इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, तुम मुझे एडम बोल सकते हो। साथ ही में एडम जिन्वू को एक बात बताता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस भी गया था और वहाँ पर तुम थे नहीं, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि तुमसे मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और यहाँ पर जिन्वू को जिन्हो की एक बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसने बताया था कि तुमसे एक बंदा मिलना चाहता है जो कि एक इंग्लिश बोलता है। और यहाँ पर जिन्वू वहाँ पर एडम से बोलता है, आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? जिस पे कि एडम उसे बताता है, मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिस पे कि जिन्वू कहता है, कैसी इन्फॉर्मेशन? और यहाँ पर एडम बोलता है, ये इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट का टॉप सीक्रेट है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात श्योर कर सकता हूँ कि तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में दूसरी कंट्री से बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही में तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहीं और से सुनने को भी बिल्कुल भी मिल ही नहीं सकता है, तो तुम्हें मेरे ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए, हमें साथ में चलना चाहिए।
साथ ही में एडम यहाँ पे जिन्हों से बोलता है ये इन्फॉर्मेशन कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है और हमारे मैनेजर ने तुम्हारी वो जेजू आइलैंड वाली रेड को देखा था और वो तुमसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे, तो वो तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं। हालांकि वो कोरिया में नहीं है तो तुमसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे डिप्टी मैनेजर आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे होटल चलो, वो वहाँ पर तुम्हें सारी बात समझा देंगे। अभी यहाँ पे जिनको अपने गाड़ी का गेट खोल के बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे काम भी आएगी या नहीं, तो मैं यहाँ से सीधा अपने घर जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करो। जिस पे कि एडम देख के मुस्कुराते हुए कहता है मुझे पता ही था तुम मेरे साथ ऐसे नहीं चलोगे, चलो मैं तुम्हें कुछ बात बता ही देता हूँ। तुमने कभी किसी अपग्रेडर के बारे में सुना है जो तुम्हारी डीप पावर को जगा सके? हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो कि तुम्हारी डीप पावर को अवेकन कर सकती है। और यहाँ पर जिन्हों अपग्रेडर की बात सुनकर तैयार हो जाता है जाने के लिए, और यहाँ पर वो एडम की गाड़ी में बैठकर उस होटल में चले जाते हैं जहाँ पर कि माइकल उनका इंतजार कर रहा होता है। और यहाँ पर माइकल जिन्हों से हाथ मिलाते हैं कहते हैं मुझे पता ही था तुम यहाँ पर आओगे, और वो उसके सामने एक फाइल रखते हुए कहता है वैसे तो इस फाइल को पूरा करने में 2 साल लगते हैं, मगर तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हें बस हाँ करना है और तुम्हें अमेरिका का सिटीजन मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिन्वो कहता है मैं तुमसे इस बारे में बात करने आया नहीं हूँ कि तुम मुझे क्या ऑफ़र कर रहे हो क्या नहीं, मैंने यहाँ पर किसी अपग्रेडर के बारे में बात सुनी थी, मेरे को एडम ने उसके बारे में बताया था, तो मैं इसलिए बस यहाँ पर आया हूँ, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पे कि माइकल मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही करा है और वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। तो बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर वो अपग्रेडर है कौन।